मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही शानदार आयाम पर, जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन पे भी जो हम बात करने वाले हैं वह पंचायत राज पर बात करेंगे। आज बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द एक एक करके शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत लेसन है और यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त करना है। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्थानीय स्वशासन में जो हमारी बातें होंगी वह पंचायत राज से संबंधित होंगे। किससे? पंचायत राज से संबंधित। चलिए आइए दोस्तों, देखिए भारत में सबसे पहले 1687 और 88 में, भारत में सबसे पहले 1687 और 88 में, 1688 में याद रखिएगा, मद्रास में सबसे पहले, मद्रास में सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, नगर पालिका की आधारशिला रखी गई थी। और ये पूरे राष्ट्रमंडल में आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। किसकी? नगर निगम की। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। और 1600 आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आगे जा कर के नहीं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने क्या किया भैया, एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसे याद रखना दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपने देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जब किसी के अधिकार को लेकर के मैग्ना कार्टा की बातें होती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया, ये बातें आप समझना चाहिए था। आज़ाद होने के बाद महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्राम स्तर पर उनको अधिकार दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, मतलब पावर में ले आया जाए और ग्राम पंचायतों का ज़्यादा से ज़्यादा गठन किया जाए। क्या किया जाए? ग्राम पंचायतों का ज़्यादा से ज़्यादा गठन किया जाए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 आपने देखा होगा, महात्मा गांधी के विचार से संबंधित है। किसके? महात्मा गांधी के विचार से संबंधित है। और जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात महात्मा गांधी जी करते थे, वह यहाँ दिखती है। ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे नहीं कि आज़ादी के बाद जो सरकारें थीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, लेकिन निचले स्तर पर दो क्या होती हैं दोस्तों, योजनाएं चलाई जाती हैं। 1952 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा, जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, सामुदायिक विकासी कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों। और दूसरा है 1953 ईस्वी में, थोड़े ही वर्ष बाद 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय सविस्तार योजना प्रारंभ की गई। निचले स्तर पर ये दो योजनाएं क्या की गई दोस्तों, प्रारंभ की गई। अब देखिए
जब यह दो योजनाएं क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो आपको बता दें, यहाँ पर जानना चाहिए आपको कि पंडित नेहरू जी या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अरे एक मक्खी आ गई है दोस्तों, 1 मिनट, पूरा बोर्ड को डिस्टर्ब कर देगी, आप जी हाँ परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब ये है, एसी चला देंगे तो ठंड की वजह से ये मक्खियाँ नहीं आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मेढक होता है, छिपकली होती है, मक्खी होती है, ठीक है, ये सब आपका नहीं, सांप बिच्छू हो गए, ये सब शीतकालीन वाले हैं, मतलब ठंड के दिनों में नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। तो पंडित नेहरू जी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया और 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय सविस्तार योजना आती है। जी हाँ दोस्तों, गांव के विकास पर जोर देने के लिए, गांव के विकास पर जोर देने के लिए, अब क्या होता है दोस्तों, जब गांव के विकास पर जोर देने के लिए आपको बता देनी यह कार्यक्रम लाया जाता है, तो यहाँ से समझने वाली बातें हैं कि इसकी जांच के लिए याद रखिएगा बलवंत मेहता समिति आती है। इन योजनाओं के जांच के लिए पंडित नेहरू जी द्वारा बलवंत राय मेहता समिति गठित की जाती है। मेहता समिति गठित की जाती है। जब यह समिति जांच करती है तो पाती है क्या भैया कि जो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना, सविस्तार योजना प्रारंभ की गई है, यह फेल है, ठीक है, मतलब फेल है। और फेल का कारण क्या बताया, उन्होंने बताया कि दोस्तों लोकतंत्र में विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में क्या की, प्रस्तुत की। और इन्होंने कहा कि अगर आपको स्थानीय स्तर का विकास करना है, आपको स्थानीय स्तर का विकास ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो लोकतंत्र की विकेंद्रीयकरण करिए। और जी हाँ, स्थानीय लोगों को भी पावर दीजिए। संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर को भी पावर दीजिए, ठीक है। 1957 में प्रस्तुत की और लोकतंत्र के विकेंद्रीयकरण की बात करते हुए इन्होंने पंचायत स्तर पर, पंचायत ना लिखो, इन्होंने स्थानीय स्तर को
त्रिस्तरीय गठित करने की सिफारिश की, गठित करने की सिफारिश की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं कि गठित करने की सिफारिश थी। अब देखिए दोस्तों, इधर पंडित नेहरू का कोई ध्यान नहीं गया। याद रखिएगा कि चलिए भाई इन्होंने कहा है तो अधिकार दिया जाए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, अंततः इसको छोड़ करके भूल गए। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। जी हाँ दोस्तों, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आती है। पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई सरकार। पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, जब यह प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कई महत्वपूर्ण। पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तब यह बलवंत राय मेहता समिति की, याद रखना दोस्तों, जांच करने के लिए अशोक मेहता समिति गठित करते हैं। ठीक है, अशोक मेहता समिति आती है दोस्तों। समिति कब आती है? 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति आती है और 1978 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित होती है। याद रखिएगा, किसके लिए? बलवंत राय मेहता समिति की जांच करने के लिए कि क्या खामियां रह गए। 1978 में जब यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो 132 सिफारिशें दी इसने। किसने? 132 सिफारिशें दी दोस्तों, याद रखिएगा 1978 में। और साथ ही बात किया कि स्थानीय स्तर पर, एक इसमें से भी था, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, इसने ये सिफारिश की थी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में करते हैं। याद रखिएगा, ये गठन है, गठन करते हैं। और 1978 में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है जिसमें 132 सिफारिशें दी इसने, सिफारिशें दी। और आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसने भी बताया। लेकिन ये बताया कि 2 स्तर पर होना चाहिए, 2 स्तर पर, 2 स्तरीय बात की इसने। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बात की थी। बलवंत राय मेहता ने क्या की थी? त्रिस्तरीय बात की थी। त्रिस्तरीय बोलो, त्रिस्तरीय बोलो, माय गॉड, त्रिस्तरीय बोलो।
त्रिशंक बोलो, त्रिपटल बोलो, त्रिपटल बोलो, ठीक है, त्रिसोपान बोलो, ये सब एक ही शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, कब बनी थी दोस्तों? 1977 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अशोक मेहता समिति, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1977 में आई थी, 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, बलवंत राय मेहता समिति है ये, ध्यान से देखिए, इन्होंने त्रिस्तरीय बात की, त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय में 3 स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर, एक खंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर। और इन्होंने सिर्फ बताया कि दोस्तों एक ग्राम स्तर पर होना चाहिए और एक खंड स्तर पर होना चाहिए, बस 2 बातें बताइए, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं अभी इनको क्या कहते हैं अभी आगे अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 1986 में, जी हाँ दोस्तों, 1986 में राजीव गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित की। आपको पता होना चाहिए जो यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी, अगर आप इसको शुरू से देखेंगे ना तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का कुछ और ही दौर था, ठीक है ना दोस्तों। इसके पहले भी 1985 में GV.K. राव समिति आती है, लेकिन वो कोई महत्वपूर्ण नहीं थी। कौन? GV.K. राव, याद रखिएगा, GV.K. राव समिति एक गठित होती है 1985 में, और यह भी वही स्त्री बात करते, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित की, और यह पहली समिति थी जो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। याद रखना कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए भाई किसको, अर्थात जो स्थानीय स्वशासन है। कहने का मतलब ये जो पंचायत है, पंचायत राज को और नगर पालिकाओं को, ठीक है।
पंचायत राज को और नगर पालिका को। ये बातें आपको जानना चाहिए। बात समझ में आई दोस्तों? अब क्या होता है, राजीव गांधी जी इस पे बढ़िया काम भी चालू कर दिया कि हम अब संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने क्या किया भैया, आपको पता होना चाहिए, 64वां संविधान संशोधन लाया। 64वां संविधान संशोधन आता है दोस्तों। और ये किससे संबंधित होता है? पंचायत राज से। और याद रखिएगा दोस्तों, 65वां संविधान संशोधन आता है, संविधान संशोधन आता है। और यह किससे संबंधित है? 64वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। ठीक, राजीव गांधी जी बढ़िया काम भी शुरू किया, लेकिन दोस्तों यह पास नहीं हो सके। अंततः राजीव गांधी की सरकार चली जाती है। बीपी प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक मिनट बेटा, पानी पी लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ कार्य नहीं कर पाए। 1992 की बात है दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, मतलब सरकार रहती है दोस्तों। सरकार के समय सरकार के समय 73वां संविधान संशोधन पास होता है और 74वां संविधान संशोधन। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन पास होता है, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। संवैधानिक दर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन क्या है? अब कहानी स्टार्ट होगी दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करने के पहले आपसे बहुत सारी हमें चर्चाएं करनी है, एक एक करके करनी है। तो आइए फिर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। पंचायत राज शुरू। पंचायत राज। अब देखिए दोस्तों, जो पंचायत राज है क्या महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन 1992 में, जी हाँ दोस्तों, सदन में आता है और ये पास होता है 1992 में। याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। ठीक, इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यह, जी हाँ दोस्तों, लागू हुआ था। ठीक, तो इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स थे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे। अब देखिए, जब इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, किसको? पंचायत राज को, तो क्या होगा? मतलब दोस्तों, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद एकदम अब क्या होगा? संविधान के अनुसार यह सारा कार्य होगा। ठीक है, संविधान में इसका विस्तृत उल्लेख होगा। जो यहाँ पर चुनाव राज्य की इच्छा पर होता था दोस्तों, बात तो ठीक है, राज्य विधानमंडल की, लेकिन अब हर 5 वर्ष में होगा। क्या होगा? अब हर 5 वर्ष में होगा। तो इस तरह यहाँ से बातें समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। क्या है महत्वपूर्ण बातें, यहाँ से चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख कहने का मतलब 73वां, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, ये जानना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख कहाँ भैया? 73वां संविधान संशोधन में। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ के मध्य में है। ये ओ है,
याद रखिएगा, चाहे कहिए तो ब्रैकेट में रख देते हैं। चलिए, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक में है। जो इससे कुल अनुच्छेद संबंधित है वह अनुच्छेद 16 संबंधित है। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कुल अनुच्छेद कितना? तो कुल अनुच्छेद 16 संबंधित है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप 243 से जब ए पढ़ेंगे, ठीक है, 243 बी पढ़ेंगे, 243 सी पढ़ेंगे, तो ऐसे करके जब ओ पहुंचेंगे तो 15 होता है ओ, याद रखिएगा। जब ABCD आप देखेंगे अल्फ़ाबेट तो ओ 15वें पर होता है, और एक ये खुद है स्वयं 243। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, ये कुल 16 अनुच्छेद हैं आपके, ये जान लीजिएगा। इसको स्थान कहाँ रख दिया गया है? तो भाग 9 में इसको स्थान दिया गया है। किसमें? 9 में, याद रखिएगा। और इसके लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो विषय 29, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 9 भाग 9, ठीक है, और भाग 9 आपका नहीं, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक में इसका विस्तृत पाठ दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, देखने वाली बातें क्या महत्वपूर्ण है, जानने वाली बातें क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से इस बात के लिए सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि ये 39 विषय आखिर होता क्या है। 39 विषय जैसे पंचायत राज को प्राप्त है, तो जानिए, सुनिएगा, 2-4 मैं बताता हूँ तो शायद आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब ग्राम स्तर पर जैसे ग्रामीण सड़कें हो गई, एक विषय हो गया। शुद्ध पेयजल मतलब घर घर पानी स्वच्छ मिले, दूसरा विषय हो गया। आवास, घर सबका हो, दोस्तों देखे होगे कॉलोनी बढ़ती है, हैंडपंप लगता है गांव में, तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। विद्यालय, वो भी कैसे? प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के विद्यालय। आज देखोगे गांव गांव में क्या है, स्कूल बने होते हैं छोटे छोटे ना। जी हाँ दोस्तों, तो वो विद्यालय, प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर, तो विद्यालय एक विषय हो गया, ठीक है। फिर पुस्तकालय अगला विषय हो गया, ठीक है। बिजली हो गई, ग्रामीण बैंक हो गए, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, ये सारे विषय होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के 29 विषय, इस तरह कुल मिलाकर के 29 विषय दिए गए हैं। अब ये 29 विषय क्या लागू किए जा सकते हैं या नहीं लागू किए जा सकते हैं, ये किसके निर्भर है भैया? राज्य के निर्भर। जो राज्य का विधानमंडल है वह तय करेगा कि कितना विषय देना है स्थानीय स्तर पर। ये बातें जान लीजिए, सभी विषय प्राप्त हों ये याद नहीं। हर गांव में कहाँ बैंक है, हर गांव में कहाँ अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, दोस्तों ये जान लीजिए। तो इसको भी आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से बातें हो गई, तो इनको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके हम लोग बातें करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए अब एक एक करके बातें करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में क्या है? तो जो पंचायत राज होती है, पंचायत राज, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन में पंचायत राज को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया मतलब परिभाषा दिया गया है, ठीक है। यहीं पर याद रखिएगा क्या होता है पंचायत राज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों
पंचायत राज में जो उस पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में जो मतदाताओं की संख्या होती है उन्हीं के समूह को, जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत कहा जाता है। बातें समझ में आई? याद रखिएगा नहीं दोस्तों। तो उन मतदाताओं की जो संख्या के समूह को पंचायत में ग्राम पंचायत कहा जाता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। फिर है दोस्तों अनुच्छेद 243 अब ए। 243 ए में ग्राम सभा क्या होती है वो बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी, ठीक है, बहुत छोटा छोटा है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण, ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ग्राम पंचायतों का है, पंचायतों का संविधान में स्तर कैसे होगा, मतलब एक तरह से यहाँ पर संरचना दे दिया गया है। तो संरचना क्या है? त्रिस्तरीय है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, त्रिस्तरीय है। जैसे क्या है, आपका ग्राम स्तर है, ठीक है, क्या ग्राम स्तर है, फिर खंड स्तर है, फिर आपका जिला स्तर है, 3 स्तर पर है ना, याद रखिएगा। तो ग्राम स्तर पर क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत होता है। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। खंड स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देखे होंगे यहाँ सरपंच होते हैं। क्या होते हैं? सरपंच होते हैं, जिन्हें प्रधान भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? खंड प्रमुख होते हैं। खंड प्रमुख को ही ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या होते हैं? जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। ये डायरेक्ट मतदान द्वारा आता है। वर्तमान में मतदाता इसमें भाग लेते हैं, जी हाँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जानना चाहिए जिन जिलों में, ठीक है, जिन जिलों में जिन जिलों में 20 लाख से कम, 20 लाख से कम जनसंख्या है, कम जनसंख्या है, जनसंख्या है, यह याद रखिएगा। जिन जिलों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर यह नहीं बनता है, याद रखिएगा, खंड समिति। सिर्फ फिर 2 ही स्तर होगा, ये नोट करके दिया गया है, एक ग्राम पर होगा, एक जिला पर होगा, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए जरूरी था, जी हाँ दोस्तों। चलिए, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 सी में दोस्तों जो पंचायत राज है, पंचायत राज के गठन का उल्लेख है। किसके गठन का उल्लेख है? याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत राज के गठन का उल्लेख है। हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में इसका चुनाव होगा, इसका चुनाव होगा। हर 5 वर्ष में क्या होगा दोस्तों? इसका चुनाव होगा। ये बातें आप जान लीजिए, ठीक है। हर पंचायत राज के गठन का उल्लेख है
हर 5 वर्ष में क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। और अगर किसी कारणवश मान लीजिए प्रधान का पद रिक्त हो गया, कोई पद रिक्त हो गया, तो 6 माह में उसे भर भी लिया जाता है। कितना? 6 माह में उसे भर भी लिया जाता है। और यहाँ भी गणपूर्ति 1/10 की बात की गई है दोस्तों। ये बातें आपको जानना चाहिए था। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243D क्या कहता है? अनुच्छेद 243D दोस्तों, अनुच्छेद 243D में जी हाँ पंचायतों के आरक्षण की बात की गई है। जी हाँ, पंचायत राज में आरक्षण का उल्लेख, सीटों में आरक्षण ऐसे भी लिख सकते हो, सीटों में आरक्षण। ठीक है ना दोस्तों? चलिए भाई, आरक्षण क्या है? कुल सीट में महिलाओं के 1/3 या ब्रैकेट में 30% भी लग सकते हो। कुल सीट में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, 1/3 सीटें आरक्षित है। याद रखिए, बहुत प्रश्न आ चुका है। दूसरा पॉइंट है SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। ओबीसी को आरक्षण जो दिया जाएगा वह राज्य विधानमंडल तय करेगा। ठीक है ना दोस्तों? याद रखिएगा, ये जानना चाहिए आपको, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, ये जानकर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ओबीसी को आरक्षण महिलाओं के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? ओबीसी को आरक्षण लिख लिया करिए बेटा, बोल देते हैं तब भी। जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा। ये याद रखिएगा। 110वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, जिसमें याद रखिएगा दोस्तों 2010 में 110वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 2010 में होता है, जिसके तहत याद रखिएगा अब ये प्रावधान किया जा रहा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। ठीक है, महिलाओं को कितना? 50% आरक्षण देंगे। ये जानना चाहिए आपको, ये जानकर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने यहाँ महिलाओं को
पंचायत राज में 50% मतलब 1/2 आरक्षण दिया है। आरक्षण दिया है, ये बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अब कई राज्य आगे आ रहे हैं, ये जान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 ई है। ये ई ऐसे भी बना सकते थे। चलिए इसके तहत क्या है दोस्तों, कार्यकाल का उल्लेख है। तो गठन भी कार्यकाल है जैसे है, याद रखिएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर किसी कारणवश अगर रिक्त होता है पद तो 6 माह में भरा जाएगा। और यहाँ पर भी उपचुनाव का उल्लेख है। मतलब अगर कोई मान लीजिए प्रत्याशी है, पद पर बैठा, क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए 2022 में बैठा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो 2024 में ही क्या हो गया, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई, भ्रष्टाचार के माध्यम से नहीं फंस गया या त्याग पत्र दे दिया। तो कहने का मतलब क्या होगा, उपचुनाव होगा। और ये बचे हुए कार्यकाल, क्योंकि 2027 तक जाता है ना इसका कार्यकाल, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए नया पद मतलब भरेगा। यहीं पर चुनाव नहीं होगा, यहीं पर बन जाएगा। अब अगर ऐसा लगता है कि कोई नहीं बहुमत मारा, फिर चुनाव भी कराया जाएगा भाई, फिर क्या किया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी कि एक एक बातें। जी हाँ दोस्तों, चलिए अनुच्छेद 243 एफ। अनुच्छेद 243 एफ योग्यता का उल्लेख। ठीक है, योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों, पहला पॉइंट भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, 21 वर्ष हो। बाकी योग्यता राज्य विधानमंडल तय करेगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, राज्य विधान है, यहाँ मंडल नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, मंडल तय करेगा। कई प्रश्न ऐसे बनते हैं तो इनको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, आइए अब देखिए दोस्तों, जो चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, योग्यता में एक आ गया है चाइल्ड पॉलिसी। चाइल्ड पॉलिसी, तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जो भैया चाइल्ड पॉलिसी लाया है। और 2 बच्चे, जिनके 2 बच्चे होंगे, ठीक है, जिनके 2 बच्चे होंगे, चाहे लड़की लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, चाहे लड़का लड़का, उससे कोई मतलब है, मतलब 2 बच्चे हों, वही मतदान मतलब चुनाव में लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते चुनाव, जी हाँ दोस्तों, लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। ये बातें आप जान लीजिएगा, ये योग्यता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी तो उन्होंने भी चाइल्ड पॉलिसी की घोषणा की थी, जो इस बार लागू नहीं हो पाई है, शायद अगली बार लागू हो जाएगी। क्यों, इसमें ऐसा क्या होगा, इसमें इसलिए दोस्तों ऐसा किया जा रहा है कि जो जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है ना,
वहाँ कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कई कारण बन जाते हैं। जैसे क्या होता है, लोगों को ने अंदर एक डर रहेगा। अभी जैसे क्या है, सेना के लिए भी चाइल्ड पॉलिसी लागू है सेना में। तो दोस्तों यहाँ तक भी बातें आप समझ रहे हो। जो भी कोई भी सैनिक होगा, जो भी सेना में होगा, देखे होंगे उनके 2 ही बच्चे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह की बातें हैं। चाइल्ड पॉलिसी उत्तर प्रदेश भी ला रहा है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलें। आगे देखिए, ई हो गया, एफ जी हो गया, आगे आ गया अनुच्छेद जी। अनुच्छेद 243 जी। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जी हाँ दोस्तों, पंचायत राज संस्थाओं के कार्य शक्ति आदि का उल्लेख है। इसी में आते हैं दोस्तों विषय। जो 29 विषय हैं वह इसी में है। जो 29 विषय प्राप्त हुए हैं वह इसी में है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, ठीक है, जान करके आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बहुत है जी। हमने बताया अभी, जैसे ग्रामीण सड़कें हो गई, पुस्तकालय हो गया, जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास हो गया, पुलियों का निर्माण, पुलिया जो गांव-गांव में बनती हैं दोस्तों, सड़कों पर पुलिया लगती हैं, पुलियों का निर्माण हो गया। ठीक है, आपका पेयजल हो गया, ठीक है, पानी की टंकी इत्यादि हो गया, बैंक हो गया। तो कहने का मतलब ये सब इसी में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो आप ग्रामीण आवास हो गया, ठीक है, सामाजिक वनिकीय हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, कृषि हो गया, भूमि विकास हो गया, पशुपालन हो गया, ऐसे बहुत सारे विषय 29 तो बनने हैं ना। तो 29 विषय यहीं से आपके आते हैं, ये जानना चाहिए था दोस्तों। तो इस तरह आपने देखा कि यह कितना महत्वपूर्ण पार्ट्स था। जी हाँ दोस्तों, आप हर एक पार्ट्स पर हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं और बाकी आगे भी हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आगे राज्य वित्त आयोग दिया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 आई में और 243 वाई दोनों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 आई है और यहीं पर नगर निगम वाला भी बता दें, अनुच्छेद 243 वाई है। ये 243 वाई नगर निगम में आता है या नगर पालिका में। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख कहा किया गया। वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, याद रखिएगा दोस्तों, ये केंद्र वित्त आयोग नहीं। इसका गठन कौन करता है दोस्तों, तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं, हर 5 वर्ष में करते हैं। 5 वर्ष में इसको जो धन देता है वह राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य की संचित निधि से आता है, संचित निधि से प्राप्त होता है। इसके सदस्य संख्याओं की संख्या निर्धारित नहीं है, संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, निर्धारित नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ तक देख लिए हैं दोस्तों। बाकी अगले पार्ट्स में जो हमारा इससे बचा हुआ पार्ट्स है वो सॉल्व करेंगे और फिर
नगर पालिका से भी संबंधित हम पूरा बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे 73वां संविधान संशोधन पर। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ आप जान लीजिएगा, पंडित नेहरू ने, पंडित याद आ गया तो बता ही देता हूँ, पंडित नेहरू ने स्थानीय स्तर पर विकास के लिए 2 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 1959 को क्या किया था, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो नागौर जिला था, अगर आपको याद हो, ठीक है, क्या, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज्य संस्थाओं के, अच्छा, ये जो राजस्थान का नागौर जिला था, ये गांव का नाम क्या था, पहली बार सुन रहे होंगे, बगदरी गांव था। वहीं पर क्या किया गया था भैया, पंचायत राज्य संस्था की आधारशिला रखी गई थी। पंचायत राज्य संस्था की आधारशिला पहली बार देखी गई थी देश के अंदर, ठीक है, पंडित नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर, याद रखिएगा, 1959 में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर पंचायत राज्य संस्था की आधारशिला रखी गई थी। तो ये पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोगों की क्लास आज यहीं पर, फिर कल बचे हुए पार्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर हम मिलेंगे कल एक नए आयाम के साथ। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।